प्यारे शुरू करें। बीए के सभी छात्र छात्राएं और प्यारे विद्यार्थियों, हम समान अध्ययन के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो तत्कालीन जो 28 जनवरी से पेपर शुरू हो रहा है विश्वविद्यालय परीक्षा। सभी विश्वविद्यालय के परीक्षा बीए से जो संबंधित है सभी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। ज्योग्राफी, इतिहास, होम साइंस, पर्यावरण, सभी क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इससे जो 2-2 नंबर के आते हैं उससे तुरंत आप लाभान्वित होंगे और आगे चलकर अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं वहाँ भी इससे इन क्वेश्चनों से आप लाभान्वित हो सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आने वाले आगामी परीक्षा में, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे बैंक की भर्ती हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, चाहे लोअर सबऑर्डिनेट, समीक्षा अधिकारी, यहाँ तक कि पीसीएस तक की इसी प्रकार से आने की, इस प्रकार के प्रश्नों की आने की पूरी संभावना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, आते हैं, चर्चा करते हैं। पवित्र गायत्री मंत्र किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में? और बताओ। तो इसका ऋग्वेद में है। पवित्र गायत्री ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। बातचीत नहीं। पवित्र गायत्री ग्रंथ ऋग्वेद के 3 मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र सवित्र या सूर्य को समर्पित है। यानी पवित्र गायत्री मंत्र, जो पवित्र गायत्री मंत्र है वो 3 मंडल में है, 3 मंडल में मिलता है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र में किससे संबंधित है? भगवान सूर्य को प्रसन्नचित्त करने के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया। 3 क्वेश्चन इससे मिलता है। पवित्र गायत्री मंत्र किस प्राचीन ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र किस मंडल में वर्णन मिलता है? 3 मंडल में वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र जी ने किया था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। दूसरा है, सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी वह उस स्थान का नाम बताना है। पाटिलपुत्र, दिल्ली, अयोध्या, कन्नौज। सही है सब? तो कन्नौज, वेरी गुड। कन्नौज जो है हर्षवर्धन की राजधानी बनी थी। निम्नलिखित सुल्तानों में से आगरा को किसने अपनी राजधानी बनाई? सिकंदर लोदी, बलबन, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक? सरदार जी आप बताएं। आगरा कहाँ पे है? आगरा दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है कि मध्य प्रदेश में है? कहाँ है दिल्ली? ओह सॉरी, आगरा। आगरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। जानिए। तो आगरा उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, मथुरा के निकट है, मथुरा के निकट है। और ये यहाँ से राजस्थान भी निकट है। यहीं आगरा से थोड़ी दूर पे अकबर का किला है, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, और वहीं से मथुरा है। तो आगरा को राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोदी। हाँ, तो सॉरी, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। तो लोदी वंश का महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोदी था, जिसने आगरा को राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 79 संसद का गठन, अनुच्छेद 226 धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय। बताएं।
ये क्या है, गलत है? आप बताओ अभिनव सिंह, सही है बता रहे हैं कि गलत है? हाँ सरदार जी आप बताएं, क्या गलत है? अनुच्छेद 153 गलत है? अनुच्छेद 153 ये गलत आपको लग रहा है? आप बताओ पीछे तुम्हारा। तो इसमें जो अनुच्छेद सुमेलित नहीं है वो होगा अनुच्छेद 226, ये गलत है। अनुच्छेद 226 जो है वो ये धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अनुच्छेद 110 में, समझ में आया? और 226 क्या है? उच्च न्यायालय में हम अपनी कोई भी समस्या होती है तो रिट दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 में रिट दायर किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी कि अनुच्छेद यहाँ पर 226 जो है हाई कोर्ट से संबंधित है। हम कोई रिट याचिका दायर करते हैं अपने मौलिक अधिकार का, अगर हमारा हनन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जाते हैं। जैसे हर राज्य में हाई कोर्ट है? जैसे उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट कहाँ कहाँ है? 2 जगह है, प्रयागराज और आगरा, नहीं सॉरी लखनऊ। प्रयागराज पहला, दूसरा लखनऊ। उसी प्रकार से बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है। तो हर राज्यों की विशेषकर राजधानियों में ही अधिकतर होता है। तो हम अगर मौलिक अधिकार जो हमारे अगर छिनता है तो हम 226 के तहत हम रिट याचिका दायर कर सकते हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी मौलिक अधिकारों या किसी प्रकार से हनन होता है तो हम जा सकते हैं। किससे जा सकते हैं? अनुच्छेद 32। और इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसको अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? आत्मा। कि ये संविधान की आत्मा है। डॉक्टर अम्बेडकर जी इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार तभी मिलेगा जब अगर हमारा हनन होता है, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर कर सकते हैं। हम सरकार के विरुद्ध हम कोई भी रिट याचिका दायर करके अपने मांगों को मनवा सकते हैं। मतलब वही कि कोई अगर कानून ही नहीं रहेगा तो हमारे मौलिक अधिकार का कोई मतलब नहीं है। समझना? चाहे धन संपत्ति स्वतंत्रता हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता हो, चाहे समानता का स्वतंत्रता हो, अगर मेरा हनन हो रहा है, सरकार नहीं दे रही है। हम जैसे मंदिर बना ले, पूजा पाठ करने का अधिकार हमें सरकार नहीं दे रही है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अनुच्छेद 32 के तहत हम कह सकते हैं कि फलाने सरकार किस सरकार है, वहाँ के डीएम हमको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दे रहे, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो अनुच्छेद 32 के साथ जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और सब सही है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल का गठन हुआ है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करते हैं, गवर्नर इसको कहते हैं। और अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? दिल्ली में होता है। समझ में आया? वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्योटो में, रियो डी जेनेरियो में, नैरोबी में, न्यूयॉर्क में। बताएं। कहाँ पे? तो वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। बोलिए अभिनव सिंह, कहाँ होगा? क्योटो में, रियो डी जेनेरियो में, नैरोबी में, न्यूयॉर्क में। हाँ, क्योटो में हुआ था। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया।
जो कि 16 जनवरी 2005 में प्रभावी हुआ। तो 1907 में क्योटो शहर कहाँ है? जापान। जापान में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था 1997 में, तभी से शुरू हुआ है। क्या कहते हैं? जापान ना, चलो चलो जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो, ये जान लीजिए, टोक्यो। तो वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में। क्योटो शहर कहाँ पे है? जापान में है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? एड रंधावा, एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलाग और मसानोबु फुकुओका। क्या होगा? प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका हैं। यह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। तो ये कहाँ के थे? ये भी जो हैं मसानोबी, नाम से भी पता चल जा रहा है, ये जापान के कृषि के जानकार थे। कृषि के जानकार थे और दार्शनिक व्यक्ति थे। ये मसानोबु फुकुओका। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 30, 50, 80, 70? कितना? बातचीत नहीं तुम। सरदार जी आप बताएं। 50 की सदस्यों की होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। संगम योजना का उद्देश्य है शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करना। ये योजना का लक्ष्य है कि नदियों की सफाई की व्यवस्था, विकलांगों की सहायता या चिकित्सा संबंधी सुधार। सही है? तो वेरी गुड, विकलांगों की सहायता। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? बातचीत नहीं। हरियाणा, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। एक होता है राज्य विश्वविद्यालय, एक होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होता है सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता है, और राज्य विश्वविद्यालय जो होता है वो केंद्र और राज्य दोनों के नियंत्रण में होता है, और उसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर वहाँ के कर्मचारियों को वेतन देती है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? एक तो बनारस विश्वविद्यालय ही है, दूसरा आपका प्रयागराज विश्वविद्यालय है, प्रयागराज विश्वविद्यालय वही, और अंबेडकर विश्वविद्यालय है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से 5 विश्वविद्यालय हैं। तो सबसे पुराना आपका बनारस विश्वविद्यालय, फिर प्रयागराज, फिर अंबेडकर नगर विश्वविद्यालय, और तो ऐसे एक है, चलिए तो इसमें नहीं याद आ रहे हैं। तो इसमें प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? बताएं। मणिपुर में। वेरी गुड। कौन बताया मणिपुर? सर्च तो नहीं किए हो? चलो वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। चलो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पवित्र गायत्री ग्रंथ ऋग्वेद में चर्चा किया गया है। गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में इसका वर्णन मिलता है, और गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ने इसको किया था और भगवान सूर्य को समर्पित है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। अनुच्छेद 226 सुमेलित नहीं है। धन विधेयक 110 से संबंधित है। 197 विश्व पर्यावरण सम्मेलन क्योटो, जापान का शहर क्योटो में बनाया गया था। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मसानोबु फुकुओका है।
और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्ताव लाने के लिए सभा में कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। और संगम योजना का उद्देश्य जो होता है विकलांगों में सुधार करना होता है, विकलांगों की सहायता करना होता है। और प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है अभी हाल ही में मणिपुर में बना है। समझ में आया? इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कुछ समान अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसी प्रकार से मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा है और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र पर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो तुरंत आपको मिल सके और समय समय पर आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मैं आपके लिए मार्गदर्शन कर सकूं। इसके लिए भी आवश्यक है कि आप हमसे जुड़ें, अपने विचार डिस्क्रिप्शन में दें। दूसरा चैनल है ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहाँ पर जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार से तो आप फॉलो करके मतलब लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? ये किस अधिवेशन में है? बनारस अधिवेशन 1905 में कहा था, कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, कि सूरत अधिवेशन 1907 में, कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। हाँ सही है, वेरी गुड। लखनऊ 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 में आयोजित की गई थी। और बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेता थे। ये उदारवादी नेताओं की आलोचना किया करते थे कि हम केवल विनय और प्रार्थना से अंग्रेज़ों से हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने देखा कि 15-20 साल से उदारवादी नेता दिसंबर महीने में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित करते हैं और अपनी मांग पत्र अंग्रेज़ों के समक्ष रखते हैं, और अंग्रेज़ एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसी अवसर पर बाल गंगाधर तिलक इस नीति को पसंद नहीं किया और उन्होंने उदारवादी नेताओं की आलोचना की। और लखनऊ अधिवेशन में ही उन्होंने ये पहली बार कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसका लेकर रहूँगा। दूसरा है नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व का भार किसने संभाला? वह कौन महत्वपूर्ण नेता थे? पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, कि लाला लाजपत राय थे, कि अब्बास तैयबजी थे? बताइए। हाँ, और कोई छात्र बताए? हाँ, सरदार जी आप बताएं। सरदार पटेल, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय, अब्बासी तैयबजी। बताइए, नमक सत्याग्रह कब आयोजित हुआ था? 1930 में। आए और किसने किया था? गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ये तो लिखा ही है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी इन्होंने नेतृत्व किया, तभी तो गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन का नेतृत्व का भार किसने संभाला जब गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था? और कोई तो बताओ। अब्बास तैयबजी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी 5 मई 1930 को हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व का भार अब्बास तैयबजी ने संभाला था। उनकी भी गिरफ्तारी हो जाने के बाद सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। तो सबसे पहले क्या है कि जब बातचीत नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो अब्बास जी तैयबजी नेतृत्व संभाला, और जब अब्बास जी नेतृत्व गिरफ्तार हो गए थे तो सरोजनी नायडू ने नमक सत्याग्रह को संभाला। नायडू ने सर्च किया। अगला क्वेश्चन है
भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन है। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राममनोहर लोहिया। सरदार जी आप बताएं, खड़े हो। हाँ, क्या कौन? विनोबा भावे सही है? तो हाँ, ये विनोबा भावे हैं। भूदान आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में चला था। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे माने जाते हैं। यह आंदोलन वर्ष 1951 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम से हुआ था। आंध्र प्रदेश के, उस समय आंध्र प्रदेश में था, आज जो है पोचमपल्ली से उन्होंने शुरुआत की थी। पोचमपल्ली। यह पूछा जा सकता पोचमपल्ली कहाँ है वर्तमान समय में? तो इस समय तेलंगाना राज्य में था। इस समय वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य में है। और पहले पोचमपल्ली जब इन्होंने शुरुआत की थी तब उस समय आंध्र प्रदेश में था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, भू आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे थे। कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी? तो पोचमपल्ली से शुरुआत की थी। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली है, पोचमपल्ली, ये ऐसे लिखा जाए, पोचमपल्ली। आंध्र प्रदेश में था। वर्तमान समय में ये तेलंगाना राज्य है, जो आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना राज्य बना है। तो जानते हो तेलंगाना राज्य। तो इस समय यह स्थान तेलंगाना राज्य में है। जून 2022 को कहाँ पर भूकंप विज्ञान वेधशाला को स्थापित किया गया था? मुंबई, उधमपुर, शिमला, जयपुर। और कोई छात्र बताए? हाँ? हाँ? तो जून 2022 को उधमपुर, जम्मू कश्मीर में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया था। यह राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल थी। विश्व भूकंपीय मानचित्र पर उभरा यह भारत का 153वां भूकंपीय स्टेशन है। 153वां भूकंपीय स्टेशन है। तो कहाँ पे स्थित है? उधमपुर। और ये वेधशाला 153 है। और कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है उधम सिंह नगर। और तो उधमपुर में 153वां है भूकंप विज्ञान से केंद्र, और उधमपुर में स्थापित किया गया है। समझ गए? मई 2022 को किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? राजीव कुमार, अनूप चंद पांडे, सुनील अरोड़ा और सुशील चंद्र। बताएं। सुशील। तो मई 2022 को मुख्य चुनाव आयोग, समझ रहे हैं ना, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा चुनाव आयोग करता है। तो 25वें चुनाव आयोग राजीव कुमार चुने गए थे। ये करंट का है। आसानी चक्रवात कहाँ उत्पन्न हुआ? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। बताएं। हैं? कहाँ पे होता है? हाँ, तो बंगाल की खाड़ी में स्थापित हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? हरित गृह गैस से, अम्लीय गैस से, ओजोन परत से, संकट प्रजात से। बताइए सरदार जी। और अभिनव सिंह आप बताएं। अम्लीय वर्षा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। हमने पर्यावरण में भी जो वीडियो डिस्कस किया 100-150 लगभग क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया पर्यावरण के विशेष रूप से। तो मैंने वहाँ पे इसको डिस्कस किया है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से ओजोन परत से संबंधित है।
केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन माना जाता है? भारत के महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव? बताइए। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन माने जाते हैं? मंत्रिमंडल सचिव। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? 315, 316, 318, 317? बताएं। अनुच्छेद 317 को में हटाया जा सकता है। इस प्रकार से एक बार और रिवीजन कर लें। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन पर आयोजित बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ 1916 अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसको लेकर प्राप्त करूंगा, ये विचार लखनऊ 1916 में उन्होंने कहा था। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन का नेतृत्व सबसे पहले अब्बास जी तैयबजी ने संभाला और अब्बास जी तैयबजी गिरफ्तार हो जाने पर सरोजनी नायडू ने भी इसका नेतृत्व किया। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे जी हैं। उस समय आंध्र प्रदेश के स्थान पोचमपल्ली नामक स्थान से उन्होंने भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। वर्तमान समय में पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में स्थित है। जून 2022 में कहाँ पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया? तो जम्मू कश्मीर में स्थान है उधमपुर नगर। ये 153वां भूकंप विज्ञान वेधशाला है। मई 2022 को किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला? तो राजीव कुमार है। आसानी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। और केंद्र सरकार में जो उच्चतम नागरिक सेवा माना जाता है, सबसे बड़ा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो वह है अनुच्छेद 317। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बहुत से क्वेश्चन को डिस्कस किया। इससे ज़रूर आप लाभान्वित हुए होंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर जाकर, जिससे कि मैं जो भी प्रतियोगी परीक्षा संबंधित वीडियो बनाऊं वो तुरंत आपको मिल सके। दूसरा चैनल ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपके आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है, आने वाले समय समीक्षा अधिकारी, लोअर सबऑर्डिनेट और टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, उन सभी संबंधित से उन प्रतियोगी छात्रों के लिए मैं समय समय पर वीडियो के द्वारा आप सभी बच्चों का मार्गदर्शन करता रहूँगा। आप इससे ज़रूर लाभान्वित हों और आने वाले समय में जो भी 2023 में जो भी परीक्षा होती है, ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप उसमें सफल हों। धन्यवाद।